हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नवीन मैथ वाला में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसोल्ड के सवालों को। अनसोल्ड है अखिल अनसोल्ड, जो बहुत सालों से आ रहा है और करीब 10 से 12 साल के इसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो वो सारे ही क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें 2022 से अम, आगे की तरफ सॉल्व करने शुरू कर दिए हैं मैंने। क्योंकि कुछ बच्चों के 10th के एग्ज़ाम आ लिए हैं, तो इसलिए उनके अनसोल्ड रह गए थे, तो इसलिए पीछे सॉल्व करना शुरू करे हैं। देखते हैं 2022 का जो पेपर था पिछली साल वाला, ये कोड है 822AZ। तो ये लास्ट का है, बिल्कुल लास्ट वाला अनसोल्ड है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यदि 26 एंड 156 का लैस 156 हो तो मैं से ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या दे रखी हैं और लैस भी दे रखा है उनका 156 और मैं से पूछ रहा है। तो जब बड़ी संख्या लय से है तो छोटी संख्या मैं से होगी, तो 26 ही इसका आंसर आ जाएगा। ये तो एक एक नंबर के सारे ही क्वेश्चन हैं। जब बड़ी संख्या यानी कि दो तीन संख्याओं में से बड़ी संख्या लय से हो, इसका मतलब ये है कि छोटी वाली संख्या से वो संख्या कट रही है, तो छोटी वाली संख्या में से ज़रूर होगी। 26 इसका आंसर होगा। ख है फर्स्ट का ही ख, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हैं। अब देखते हैं, जो फर्स्ट का ख है वो क तो मैंने यूं ही करा दिया। ख में लिखा हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0 के मूल हैं। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, किस तरीके के होंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ABC निकालने के बाद B² माइनस के 4AC निकालना है, यानी कि व्युत्क्रम निकालना होगा। तो ABC आप पहले निकालें, यानी कि जो द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण होती है उससे आप तुलना करें। तुलना करने पर A की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड B की वैल्यू -4 आ जाएगी, -4, एंड C की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद यानी कि यहाँ लिखेंगे मूलों के लिए मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, B² माइनस 4AC को निकालना होता है। इसको D बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसको विव्यक्त कर बोलते हैं हिंदी में। इसको एक बार चेक करे ले रहे हैं। तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई A की वैल्यू है 2 एंड C की वैल्यू है 1। माइनस का नंबर है और इवन पावर है तो प्लस आएगा। 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 1 जा 8। और ये भी जो नंबर आ रहा है ये प्लस का आ रहा है। प्लस का नंबर आने से इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे। बस आपसे इसमें देख लेते क्या, बराबर नहीं हो सकते, वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही गय है। बिंदु -1, -3, यानी कि इसी का गय -1, -3 एंड 5, 2 के बीच की दूरी पूछ रहा है। दूरी का फॉर्मूला होता है के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -5 एंड y1 की वैल्यू -3 माइनस y2 की वैल्यू +2 का होल स्क्वायर।
-1 और -1 होंगे -5 होंगे, -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, एंड ये 36 और ये 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6, यानी कि √61। √61 इसका आंसर होगा, √61 इकाई, यानी कि फर्स्ट ही इसका आंसर है। इसी का सवाल नंबर नेक्स्ट है घ कि त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। संगत चाप की लंबाई, यानी कि घ क्वेश्चन है, एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड नहीं, वृत्त है, उसमें भी त्रिज्याखंड पूछा है, थीटा कोण के लिए इस वाले चाप की लंबाई पूछ रहा है, ये क्या होगी, r त्रिज्या वाले। थीटा भी दे रखा है उसने, आर भी दे रखी है, उसमें कह रहा है संगत चाप की लंबाई क्या होगी। संगत चाप की लंबाई होगी थीटा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2πr। या तो ये दे रखा होगा आंसर में, यदि ये नहीं दे रखा है तो थीटा बटे, या तो ये होगा आंसर में, ये नहीं होगा तो थीटा बटे इस 2 से इसको डिवाइड कर रखा होगा 180 इंटू πr। देख लेते हैं, πr में कोई आंसर नहीं है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, यहीं पर सही था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, जो त्रिभुज समरूप दे रखे हों और उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। हालांकि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा यूज होती हैं, एक परपेंडिकुलर वाली बिल्कुल खड़ी लाइन, ये वाली लाइन, और एक पड़ी हुई लाइन, जब ही समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर वो त्रिभुज समरूप दे रखें यानी कि भुजाओं का अनुपात है, तो ये 2 त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात है, ना कि एक ही त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात। तो 2 त्रिभुज हैं, बिल्कुल सेम हैं, और 2 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसका मतलब वो त्रिभुज जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि इसकी तीनों साइड बराबर होंगी और इसकी भी तीनों साइड बराबर होंगी। इसमें अनुपात दे रखा है 9:16, तो इसकी साइड हम a मान लेते हैं, a1, इसकी a2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि a1:a2 इज इक्वल 9:16, और बाद में कह रहा है त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेम ट्रायंगल। तो उनका रेशियो ही निकालते हैं हम। तो जो ट्रायंगल है वो समरूप तो है ही है, समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले आपको लगाने हैं, यानी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। साइड मानी थी पहले वाले त्रिभुज के लिए a², और अपॉन में दूसरे वाला त्रिभुज जो होगा उसका फॉर्मूला लग जाएगा ये, यानी कि √3/4 से √3/4 कैंसिल, और a1 की वैल्यू 9, या एक काम करें कि दोनों पर स्क्वायर है तो a1/a2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, और a1/a2 की वैल्यू 9/16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर होगा 81, एंड 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 256। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, बिल्कुल सही है, 4th इसका आंसर है। इसको मिटाते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट तभी करेंगे। सवाल नंबर एक और रह चुका है फर्स्ट में ही,
इसका लास्ट है क्या है वो सवाल, कॉसेक ए। यदि कॉसेक ए दे रखा है कि कॉसेक ए इज इक्वल सेक ए, और बाद में दे रखा है कि 0 डिग्री इज लेस इक्वल ए एंड लेस इक्वल 90 डिग्री, तो एंगल ए बराबर है किसके, 120, 60, 45 या 30 डिग्री। उसने बता रखा है कि ए की वैल्यू जो आ सकती है वो 0 डिग्री के बराबर आ सकती है या 90 डिग्री के बराबर आ सकती है, या 0 से बड़ी और 90 से छोटी आ सकती है। 0, 90 दोनों आ सकती हैं, मतलब कोई सी एक आ सकती है, 0 आ सकती है या 90 आ सकती है, या उनके बीच में कोई सी वैल्यू आ सकती है, 30, 45, 60 कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको सोचना है। अब देखो इसमें मान जो दे रखे हैं वो 120, 60, 45 और 30 दे रखे हैं, ना कि 0 भी दे रखा और ना ही 90 दे रखा है। तो ऐसा मान तुम्हें ढूंढना है जो कॉसेक के लिए और सेक के लिए दोनों के लिए बराबर होता हो। या तो आप सोच के लिख दें कि 45 डिग्री पर इनके मान बराबर होते हैं, या फिर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दें। देखते हैं कैसे। कॉसेक ए इज इक्वल, सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में और 90 माइनस ए। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल हो जाएगा 90 माइनस ए को इधर लेके आएंगे तो ए प्लस ए इज इक्वल 90 डिग्री एंड 2a इज इक्वल 90 डिग्री, और a कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करने के बाद 45 डिग्री। आंसर नंबर है इसका 3rd, ये इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। ये ऊंचाई दूरी के सवाल हैं, त्रिकोणमिति से उसके अनुप्रयोग वाला सवाल है। देखते हैं क्या है। दीवार पर सीढ़ी लगाई गई है, तो इस तरीके से आप ऊंचाई दूरी वाले सवालों में चित्र बनाना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि बिना चित्र के हो नहीं सकते, चित्र बना लोगे तो आपको क्लियरिटी दिखाई देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। हो सकता है यहाँ पर ये जो दीवार है इस पर यहाँ कोई खिड़की हो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि खिड़की तक पहुंचती है, 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 4 मीटर है और 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई जो है 5 मीटर है, और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी दूर है। आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि ऊंचाई दूरी वाले सवाल जितने भी होंगे वो सारे ही सवाल 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए त्रिभुजों के आधार पर होते हैं। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम तभी लगती है जब 90 डिग्री का एंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, और ऊंचाई दूरी में सभी सवालों में समकोण त्रिभुज ही बनाकर चित्र बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 5 का स्क्वायर इज इक्वल होगा लेंथ, ये जो लंब है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार x माना था, और 5 जा 25 इज इक्वल 16, और 25 माइनस 16 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। 25 में से 16 माइनस होंगे तो 9 बचेंगे, और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और प्लस माइनस 3 होता है। जब भी रूट चलेगा तो वो प्लस माइनस के साथ ज़रूर वैल्यू देगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और जिसकी पावर जितनी भी होती है उसके उतने ही मान आते हैं। यहाँ पर 2 पावर है तो इसके x के 2 ही मान आने चाहिए, जबकि
कुछ क्या करते हैं कि x की प्लस की वैल्यू लिख देते। प्लस की वैल्यू का राज है क्या वो बता रहा हूँ कि रूट के साथ प्लस माइनस जरूर चलेगा, केवल आपको मान निकालने हैं तो मान दो ही आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पर दूरी वाली काम हो रहा है तो दूरी कभी भी माइनस में नहीं नापी जाती है, इसीलिए प्लस के 3 लिए जाएंगे। आंसर प्लस का 3 दिखा रखा होगा। ओके, तो इसका आंसर +3 हो जाएगा। इसका सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है क्या, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। और पहली समीकरण दे रखी है कि x + 2y = 19 एंड -x + 2y = 1। कोई बात नहीं, हल करा रहा है, इसमें नाम नहीं दिया गया। दो चर वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपको 3 विधि बताई जाती हैं। पहली विधि जो होती है वो होती है विलोपन विधि, दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, और थर्ड जो मेथड है वो है, अरे उसका नाम क्या है, वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे आसान जो पड़ती है वो विलोपन ही पड़ती है। आप x के गुणांक बराबर कर लो या y के कर लो, और वैसे भी इसमें y के बराबर दे रखें तो आपको माइनस कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, यहाँ प्लस, घटाने पर एक काम होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ पर माइनस कर दिया जाता है, और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर दिया जाएगा। माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया। यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा और प्लस की जगह माइनस कर देंगे। ये प्लस के और ये माइनस के जब नीचे चिन्ह लगा दिए जाते हैं तो ऊपर वाले चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए प्लस और माइनस कट गए। प्लस एक्स और प्लस के एक्स हो जाएंगे +2x = 19 - 1 हो जाएंगे 18। x = हो जाएगा 18/2 = 9। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, और x की वैल्यू जो 9 आई है इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में। तो x + 2y = 19, x की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट करोगे, 9 + 2y = 19। 9 को राइट में लेके जाओगे तो 19 - 9 एंड घटाओगे तो 10, और 10 में डिवाइड हो जाएगी 2 की, तो आंसर आ जाएगा 5। बस आपसे यही पूछ रहा था कि सॉल्यूशन निकालिए, इसका हल कीजिए। x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। इनको पहचानने का एक तरीका और है कि सवाल के आपने आंसर निकाल दिए, हो सकता है ये आंसर गलत हो, तो इनको पहचानने का एक तरीका यह है कि जो आपके मान आए हैं, जो आपकी वैल्यू आई है x और y की, उनको समीकरण में रख के देख लें। अगर LHS और RHS दोनों बराबर आती हैं तो आपके मान एकदम सही हैं। समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 में रख के देख ले रहे हैं, ठीक है ना। चेक दिस आंसर। तो आंसर चेक कर सकते हैं। हालांकि जो पेपर में करना है वो यहीं तक का काम करना है, इसको तो अपनी संतुष्टि के लिए आप रफ पेज पे कर सकते हैं। यहाँ रख के देख ले रहे हैं -9 और 2 × y की वैल्यू 5 आ रही है, लाना है हमको 1, तो -9 + 10 और 10 में से 9 बन जाएंगे, 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 = 1। तो आपका आंसर सही आया था, x = 9 आएगा और y = 5 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अब क्वेश्चन, हाँ सेकंड दूसरा चल रहा है और उसका भी गे वाला सवाल करना पड़ेगा। देखते हैं, सवाल नंबर दूसरे का गे चल रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आर दे रखा है, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर यानी कि जो खड़ी ऊंचाई होती है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और पड़ी लंबाई को क्षैतिज लंबाई कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दे रखी है यानी कि h दे रखा है 8 सेंटीमीटर।
बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है आपसे, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 × 22/7 पाई की वैल्यू होती है, r की वैल्यू वो दे रखी और h की वैल्यू 8 दे रखी है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करो और ये हो जाएगा 44 × 8। एंड ये सभी सेंटीमीटर में हैं तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। जहाँ भी वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन पूछ ले तो सेंटीमीटर क्यूब चलता है। 8 4 जा 32 एंड 8 4 जा 32 प्लस 3 जोड़ने के बाद कितना आएगा? 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पाई की वैल्यूज 22/7 वहीं पर रखें। 99% केसों में बता रहा हूँ कि उसी सवाल में रखें जहाँ पर ये अपॉन वाली 7 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो, कट रहा हो, अन्यथा 3.14 ही रखें। अगर जैसे यहाँ पर r की वैल्यू 8 आ जाती है या 10 आ जाती है जो 7 से नहीं डिवाइड होगी, तो आप 3.14 रखें, बेस्ट होगा, तो उसमें आपको काटने का झाड़ नहीं रहेगा। सवाल नंबर एक और है, दूसरे का ही गह सवाल है। इसको और करते हैं कि cos 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। जब भी त्रिकोणमिति के सवाल करें, और ख़ास कर ये एक एक नंबर के सवाल जो हैं, इनको करते टाइम ये ध्यान रखें कि इनमें या तो आंसर 1 आएगा या आंसर 0 आएगा। 99% केसों में सवाल को देखकर ही पता चल जाता है। अब यहाँ पर आपको पहचाना है कि 46 और 44 को जोड़ें तो 90 आता है, 90 डिग्री आता है, और साइन कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। अगर दोनों चेंज कर दिए तो सवाल नहीं होगा। कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, और इसको माइनस कर दो, साइन 90 में से 46 घट जाएंगे तो 44 डिग्री बचेगा, माइनस साइन 44 डिग्री। ये माइनस के ये प्लस के, आंसर क्या आ गया इसका? 0 आ गया। सवाल नंबर थर्ड का ही देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन है, क्या है थर्ड के क्या में क्या है कि बिंदु P, एक पॉइंट दे रखा है बिंदु P, बिंदु A और बिंदु B, ये जो A और B दे रखे हैं इनको मिलाने वाले, तो ये जो आपको पॉइंट पहचानने होंगे, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, तो ये जो पॉइंट है कि कैपिटल X कैपिटल Y क्या है और x1 x2 y1 y2 है क्या, वो आपको पहचाने। अगर आप P पॉइंट में x1 y1 मान लेते हैं तो गलत कर देंगे, क्योंकि कैपिटल X कैपिटल Y को ही बांटा जाता है m1 m2 के अनुपात में। तो कैपिटल X और कैपिटल Y के मान दिए हुए हैं जो बिंदु P है, -4,6, और A और B जो दे रखे हैं ये x1 y1 दे रखे हैं। x1, y1 वो दिया हुआ है -6, 10, एंड x2, y2 जो दे रखा है वो 3, -8 दे रखा है। को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात को पूछ रहा है, यानी कि m1:m2 पूछ रहा है। या कुछ टीचर m और n में कराते हैं सवाल, हम m1 m2 में करा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखेंगे माना m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कैपिटल, और जब भी ऐसा सवाल करें तो आपको दोनों फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक फॉर्मूले से आप सवाल का आंसर
ला सकते हैं। मैं x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो x का फॉर्मूला होता है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये शायद प्लस होता है यहाँ पर, हाँ प्लस ही होगा। तो कैपिटल X की वैल्यू जो है वो -4 है, इज इक्वल m1 निकालना है, मल्टीप्लाई में x2 रखना है, x2 की वैल्यू 3 है, प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है, और x1 की वैल्यू -6 है, अपॉन में m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 की वैल्यू -4 में करें तो -4m1 -4m2 इज इक्वल होगा 3m1 -6m2। m1 को एक तरफ कर लें और m2 के सारे टर्म एक तरफ कर लें। 4m1 माइनस का है तो इधर को ले जाएं, प्लस हो जाएगा, और 6m2 को इधर ले आएं, माइनस का 6m2 इधर आकर प्लस 6m2 हो जाएगा, और -4 इधर जाकर +4 हो जाएगा। 6 -4 हो जाएगा 2m2 इज इक्वल 3 + 4 हो जाएगा 7m1। 2/7 इज इक्वल m1 अपनी जगह, और m2 इधर आ जाएगा अपॉन में, यानी कि m1 रेशियो m2 जो होगा वो 2:7 होगा। किसी भी आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला एक और होता है जो y वाला है, y में जहाँ कैपिटल X है वहाँ कैपिटल Y चलेगा, एंड यहाँ पर y2 y1, बस यही चेंज होता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों फॉर्मूला लगाएं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, एक लगाएं और सवाल कर दें। सवाल अब कौन सा होना है? बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलते देखते हैं बंटन का बहुलक कैसे निकलेगा। बंटन का बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल लिखने पड़ेंगे आपको। थर्ड का ख क्वेश्चन है। अरे ज़्यादा ऊपर हो गया, चलो चलो यहाँ से लिखते हैं। वर्ग अंतराल है, यहाँ पर बारंबारता दे रखी है, बारंबारता है, और यहाँ संचयी बारंबारता आपको बनानी पड़ेगी। संचयी बारंबारता के लिए यहाँ देखो, बारंबारता को F से डिनोट करते हैं, वर्ग अंतराल को आप C लिख सकते हैं या फिर क्लास लिख सकते हैं, और संचयी बारंबारता जो हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, उसको हम CF से डिनोट करते हैं। और बाकी इसमें देखते हैं, पहले वैल्यू लिख लें कि क्या क्या आएगा। 10 से 25, ये सवाल बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें पॉइंट अलग तरीके से रखे जाएंगे। 25 से 40, और 40 से 55 है, 55 से 70, एंड 70 से 80, और सॉरी 80 नहीं है, 85 है, 85, एंड 85 से 100। यहाँ पर बारंबारता जो दे रखी है वो 2, 3, 7, 9, 5 और 4 ये दे रखी है। संचयी बारंबारता बनानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संचयी बारंबारता के लिए आपको क्या करना है, पहला जो टर्म है उसको ज्यों की त्यों लिख दें, और दूसरे वाले टर्म को इसमें जोड़ के लिखें। 3 + 2 5, और 5 + 7 12, 12 + 9
ये कितने हो जाएंगे 21 एंड 21 प्लस 5 26 एंड 26 प्लस 4 30। इसमें सवाल में पूछ रहा था आपसे कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए आपको, पर शायद मैंने संची बारंबारता गलत बना दी। संची बारंबारता बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, संची बारंबारता बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, वो तो माध्यिका के लिए निकलता है। खैर कोई नहीं, देखते हैं। संची बारंबारता की ज़रूरत नहीं है, आपको बारंबारता चेक करनी है कि बस सबसे ज़्यादा बारंबारता किस उसकी है, टर्म की। सबसे ज़्यादा बारंबारता 9 है, और 9 बारंबारता जो है उसमें क्लास जो आएगा वो 57 से 70 आ जाएगा। तो जो लोएस्ट क्लास की जो वैल्यू है वो L लिखी जाती है, L की वैल्यू 55 हो जाएगी। इसमें फॉर्मूला, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का, चलो बहुलक बराबर ही लिखते हैं कि L प्लस, अरे चौक तो और ले लेते, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें L होती है, L लोएस्ट वैल्यू होती है क्लास की, वर्ग अंतराल की सबसे छोटी वाली होती है। और जो F ली जाएगी, यानी कि F1 ली जाएगी जिसको आपने सबसे पहले देखी थी, तो F1 आपको 9 ही लेनी पड़ेगी। ये मिटा दें, ये मुझे याद रही कुछ माध्यिका जैसी, तो संचयी बारंबारता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे फॉर्मूला ही मिट गया। सारे छींक आ रही थी। L आपके पास है, F1 निकालना है, तो F1 भी 9 आ जाएगा। F0 होता है, F1 से पहले वाला F0 होता है। F2 भी होता है, F1 के बाद वाली F2 होती है। और क्या चीज़ होगी इसमें, H और होती है। तो H जो होती है वो इनका अंतर होता है, जैसे 10 और 25 का अंतर, यानी कि 25 में से 10 को माइनस कर देना है। तो H जो होगा वो सभी का सेम होता है, 25 किसी को भी घटा सकते हैं आप, 15 होगा। सारी वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दें। L की वैल्यू है 55 प्लस F1 की वैल्यू है 9 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी आई थी 5, और मल्टीप्लाई में 10 नहीं है शायद 15 है, यस 15 है। तो 55 प्लस 2 अपॉन 18 माइनस 12 मल्टीप्लाई 15, इसको आप माइनस करें 6 मल्टीप्लाई 15, 2 3 जा 3 5 जा 55 प्लस 55 प्लस ये हो जाएगा 60, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुलक इसका 60 आ रहा है, एंड कुछ गलती तो नहीं हुई है, 9 माइनस 7 सही है, देख लेंगे। और कहीं ऐसी गलती नज़र भी आती है तो कमेंट ज़रूर करें, गलती हो जाती है कई बार, दिखती नहीं है। सवाल नंबर
लास्ट अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारे सवाल हैं। सवाल नंबर देखते हैं। गे, थर्ड का गे है। थर्ड के गे में आपसे कह रहा है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है और हर साल आते हैं। हर साल रूट के ऊपर एक सवाल जरूर आता है कि यह एक परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या है, ज़रूर आएगा। इसको आप सवाल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें इस सवालों की, तो कि ज़रूर आएगा ही आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है 6+√2, 6+√2 बिल्कुल सही है। सवाल है 6+√2। तो ये सवाल कह रहा है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध जो करना होता है वो उल्टा सिद्ध करना होता है। कैसे? माना 6+√2 है, तो आपको दो तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हो। या तो 6+√2 को पूरा लेके चलें, या आप केवल √2 को लेके चलें, उससे भी हो जाएगा। जैसे √2 को ही करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, इस तरीके से भी हो जाएगा। केवल √2 को आप दिखा दें तो अपरिमेय संख्याओं का रूल ये होता है कि अपरिमेय संख्याओं में गुणा करी जाए, अपरिमेय संख्याओं में भाग करी जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, कोई भी ऐसा काम करा जाए तो अपरिमेय संख्या के साथ गुणा होने के बाद जो संख्या आएगी वो भी अपरिमेय ही हो जाएगी। इसीलिए हमें केवल √2 को अपरिमेय दिखाना है, तो 6+√2 भी अपरिमेय हो जाएगी। देखते हैं भाई, परिमेय संख्या का रूल क्या होता है कि उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे या पहले मल्टीप्लाई कर लो। √2Q = P। इनको करने का तरीका एक ही है, वर्ग करने पर। और √2Q का होल स्क्वायर करेंगे तो 2Q² = P², और Q² = P²/2। यहाँ पर क्या मेथड है इसका कि P²/2 है। इसका मतलब क्या है कि P² को 2 से डिवाइड करें तो Q² आता है। मतलब कि P कोई नंबर मान लें आप, जैसे 6 को ले लें और P की वैल्यू 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। 36 को 2 से डिवाइड करें, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो 6 भी 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर एक लाइन क्या लिखनी है कि 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 6 भी 2 से डिवाइड होगा। उसी लाइन को इस सवाल के ऊपर यूज़ करना है हमें कि P² 2 से विभाज्य है। विभाज्य तो है क्योंकि Q² आ रहा है, इसको हम डिवाइड करें तो Q² आ रहा है, विभाज्य तो है। P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। अब जब P 2 से विभाज्य होगा तो कुछ ना कुछ तो मान आएगा, ठीक है ना। हम कुछ और मान लेके चल रहे हैं, तो इस सवाल को फिर से यहीं पे पुट करेंगे। P की वैल्यू, P की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, 2 की इधर मल्टीप्लाई करने के बाद 2Z पुट करना है यहाँ पर। तो Q² बराबर P की वैल्यू 2Z रखेंगे, 2Z का होल स्क्वायर होगा क्योंकि P² चल रहा है, अपॉन में 2। Q² = 4Z² अपॉन में 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2Z² हो जाएगा। इस लाइन के बाद Q²/2 = Z²। इस 2 को अपॉन में लेके आ गए Q² के। बिल्कुल सेम लाइन जो P के लिए लिखी गई है वही लाइन लिखी जाएगी अब Q के लिए। Q 2 से विभाज्य है तो Q², तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब P भी 2 से विभाज्य था,
क्यों भी 2 से विभाज्य होगा। जो नंबर विभाज्य हो जाए वो परिमेय होगा, जो हम काम करते आ रहे हैं उसके हिसाब से परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पे क्या नाम लिखना है, P अपॉन क्यू, एक P अपॉन क्यू की जगह आपको क्या लिखना है, √2 लिख दें आप, क्योंकि आपने इसको तो परिमेय दिखा दिया। √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो कि हमारी गलत परिकल्पनाओं के आधार पर सिद्ध हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, गलत परिकल्पना के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक लाइन और लिखनी है, अतः हमने सवाल जो करा है वो √2 को सिद्ध करा है, जबकि सवाल हमारा था 6 + √2। तो एक लाइन और बाद में लिख देनी है, जब भी आपके सवाल जो रूट वाली संख्या के साथ कुछ आ जाए, गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाने में, तो केवल रूट वाली संख्या को सिद्ध करें कि अपरिमेय है। उसके बाद में ये लाइन सभी के साथ लिख सकते हैं कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस सवाल का, अपरिमेय वाले सवालों का सभी का प्रारूप यही होता है। सभी सवाल इसी मेथड पर किए जाते हैं। ओके, एक बार चेक कर लें कैमरा चल भी रहा है या बंद हो गया होगा। एक मिनट, अभी तो चल रहा है कैमरा, 42 मिनट पूरे हो चुके हैं। वो देख लेते हैं एक बार कि क्या सवाल नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है एक पेपर को अनसॉल्व करने के लिए। अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। खैर वीडियो तो लंबी होगी। सवाल आगे है, इसी का थर्ड का गह क्वेश्चन है। और गह क्वेश्चन में क्या है कि द्विघात समीकरण 9x² - 6x = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, पहले तो 2-3 चीज़ें निकालनी हैं। पहले पूछ रहा है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर होता है डी डिस्क्रिमिनेंट, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण होती है, ax² + bx + c से तुलना करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है, और वो भी होगा b² - 4ac। ठीक है, वो भी इस तरीके से निकलता है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 9 × c की वैल्यू 1। 36 - 36 = 0
और इज इक्वल 0। 0 आ रहा है, अगर d 0 आ रहा हो, अगर d 0 आ रहा हो, d इज इक्वल 0 है, तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। प्रकृति जब लिखेंगे ना आप, तो प्रकृति पूछ रहा है, वो प्रकृति में कह रहा है, तो प्रकृति होती है मूल, यहाँ पे लिखेंगे मूल, यानी कि x की जो वैल्यू होंगी, मूल जो होंगे, रूट जो होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। वो कह रहा है यदि वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी का मतलब इस सवाल को सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं 9x² - 6x के, और अरे यार चल 9x² - 6x + 1 इज इक्वल 0, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 9 और जोड़ें तो 6, वो फैक्टर होंगे 3 + 3, 9x² - 3x - 3x + 1 इज इक्वल 0, एंड 3x इसमें से कॉमन लेंगे तो 3x - 1, एंड -1 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 1, और 3x - 1 एक ब्रैकेट में और 3x - 1 एक ब्रैकेट में। यहाँ से 3x - 1 इज इक्वल 0 कर दूँ, खैर एक ही करे दे रहा हूँ, दोनों सेम सेम आ रहे हैं, इसीलिए तो बोला था समान आएंगे। 3x - 1 इज इक्वल 0, सॉरी 1 को इधर भेज दें, +1 हो जाएगा, और x इज इक्वल 1/3। x के दोनों ही मान 1/3 एंड 1/3 आएंगे, वो मूल निकलवा भी रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का क्या क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर दे रखा है एक, परिमेय संख्या 129/2³ × 5⁻7 का शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो अपॉन में है मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, जैसे 5⁻7 है तो 2⁻7 बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी में 2⁻4 की मल्टीप्लाई करो। अब 2⁻3 में यहाँ भी 2⁻4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 129 × 2⁻4 होता है कितना, 16, और अपॉन में 2⁻3, और 2⁻4 कितना हो जाएगा, 2⁻7 × 5⁻7। ये पावर दोनों सेम करनी पड़ेंगी और इनकी मल्टीप्लाई कर दें। 16 में 144 का 4 14, और 16 दूनी 32, 42 और 4 46, 4 16 कम 16 4 20, अपॉन में 2 5 10 की होल पावर 7। मतलब ये है इसका कि 10 की पावर 7 है, तो आपको पॉइंट भी 7 डिजिट पहले लगाना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, 0.0002064, ये इसका शांत दशमलव प्रसार है, 7 पावर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 4 का ख करते हैं। फोर्थ का ख सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है।
चित्र जरूर बना लें। ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी रेडियस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की r बराबर 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। h भी दे रखी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। अच्छा जी, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ठोस जब फॉर्मूले लगाएंगे, ठोस का पृष्ठीय, सॉरी ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या क्या लगेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, बोला संपूर्ण पृष्ठ गया है, फॉर्मूले आपको वक्र पृष्ठ के लगाने हैं। क्यों? क्योंकि शंकु का जो निचले वाला हिस्सा है वो ढका हुआ है, सभी हिस्से खुले हुए नहीं हैं। अगर सारे हिस्से खुले हुए होते तभी संपूर्ण पृष्ठ लगता। ऐसे ही अर्धगोला है तो अर्धगोला का ऊपर वाला हिस्सा जो है उस पर शंकु ढका गया है, उसका भी वक्र पृष्ठ लगेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होगा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्फेयर, उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब हमें L नहीं दी हुई है, R भी है, H भी है, ठीक है ना। ये H जो दी गई है ये आपको L निकालने के लिए है। ये वाली हाइट 4, ये इस हाइट को यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये हाइट 4 हो गई और ये रेडियस 3 है, तो ये जो साइड में लेंथ होती है उसी को L बोला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकालेंगे, L² बराबर 4² प्लस 3², 16 प्लस 9 ये 25 आएगा और ये 5 आ जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है तो पाई कॉमन ले लो। आर की वैल्यू यहाँ से 3 × 5 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर, 5 3 जा 15 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर 9, 15 प्लस 18 एंड 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा 33 पाई। और ये क्षेत्रफल है और ये सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आएगा। ओके, सवाल नंबर 4 का गे में क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं। ओहो, 4 का गे है, पॉइंट दे रखे हैं 0,0 और 0,3। तो त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 सॉरी y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू 0 और ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 की वैल्यू 0 रख ली है तो y2 माइनस y3 रखा जाएगा 0 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू 2 ले लें,
x2 की वैल्यू 2 ले ली गई है, तो y3 माइनस y1, 3 माइनस 0, एंड x3 की वैल्यू 0 ले लें तो 0 माइनस 0, y1 माइनस y2 आएगा, 0 कॉमन लेने के बाद भी 0 माइनस 0, और 0 की मल्टीप्लाई सभी में करेंगे तो ये भी सब 0, 2 3 जा 6, 2 0 0, प्लस 0 की मल्टीप्लाई सभी में करें तो भी 0, तो 6/2 ही रहेगा, 3 वर्ग, इसमें सेंटीमीटर नहीं कुछ भी नहीं, वर्ग इकाई आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब सवाल नंबर जो 4 का घ है वो रचना वाले सवाल हैं, और रचना वाले सवाल जो होंगे वो उसके लिए प्रकाल पैमाने की जरूरत होती है, तो इस बोर्ड पर नहीं कराएंगे उन सवालों को, या कराएंगे तो वो आपकी डिमांड पर हो जाएगा, बाद में वीडियो बना दी जाएगी उसके लिए। बाकी उन सवालों कर रहे हैं जो आ सकते हैं लिखित में, इनका सॉल्यूशन बोर्ड पर हो सकता है। इसके लिए रचना वाले सवालों में हिंदी भी लिखनी पड़ती है बहुत सारी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उनको करना नहीं चाह रहे, और बहुत कोई ख़ास सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं, कर सकते हैं आप। 5th का क्या क्वेश्चन करते हैं। समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल 3, इसमें कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल 0, यानी कि x का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और इस समीकरण के आपको मूल निकालने हैं। चलिए जी, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम लेना पड़ेगा, x² माइनस 1/x इज इक्वल 3, x² माइनस 1 इज इक्वल 3 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0, मल्टीप्लाई करें 1 घटाएं 3, हो नहीं सकता। ऐसा सवाल जब भी आप सॉल्व करें तो धराचार्य फॉर्मूला लगाएं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं उसको दूसरी भाषा में, तो द्विघाती सूत्र लगा दें, यहाँ पर लगाएंगे द्विघाती सूत्र से। ओहो, क्या लिखा जा रहा है, द्विघाती सूत्र से, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने के बाद a निकाल लो एंड b भी निकाल लो और c भी। फॉर्मूला होगा ये -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, -b ये रहा माइनस, और माइनस हो जाएगा +3, b² यानी कि -3 का होल स्क्वायर 9, -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू भी -1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, 3 और 9 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और 9 + 4 को जोड़ेंगे तो 13/2, ये ही मान आएंगे 3 ± √13/2। एक प्लस की वैल्यू होती है, एक माइनस की वैल्यू होती है। तो आधा सेट हो चुका है, आधा बाद में कर दें, और वैसे भी ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले, तो आधा प्रैक्टिस सेट बाद में ही करते हैं। ओके।